क्या परिसीमन या डिलिमिटेशन भारत को तोड़ सकता है? क्या उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी अब राजनीतिक विभाजन का रूप ले सकती है? और क्या यह परिसीमन भारत की संघीय व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने जा रहा है? आज इन्हीं सवालों का जवाब देंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों तमिलनाडु, केरल जैसे कई दक्षिण भारत के राज्य परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि परिसीमन या डिलिमिटेशन आखिरकार होता क्या है। तो परिसीमन या डिलिमिटेशन का मतलब होता है चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों का पुनर्निर्धारण। यहाँ पर गौर करना कि मैं सीमाओं और सीटों दोनों की बात कर रहा हूँ, जिसमें लोकसभा और विधानसभा दोनों इंक्लूड है। और इस परिसीमन को संविधान में आर्टिकल 82 के तहत बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 82 ये कहता है कि हर जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों का वितरण राज्यवार जनसंख्या के अनुसार पुनः किया जाएगा। यहाँ पर भी गौर करने वाली बात है कि संविधान में हर 10 साल में जनगणना के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण की बात की गई थी, लेकिन 1976 में इसे जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए रोक दिया गया था और 2001 में इस सीमा को बढ़ाकर 2026 तक टाल दिया गया था। इसका मतलब ये था कि 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर ही चलेगी और 2026 के बाद जब भी जनगणना नहीं होगी, उसके जो आंकड़े आएंगे उसके आधार पर लोकसभा की सीटों का पुनर्वितरण होगा। और इसी बात को देखते हुए चूंकि 2026 नज़दीक आ गया है, इसीलिए ये विवाद सब जगह से फिर से उठने लगा है। यहाँ पर एक कंसेप्ट और है कि परिसीमन दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार होता है इसका बाउंड्री डिलिमिटेशन या सीमांकन परिसीमन। इसके तहत प्रत्येक राज्य के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को जनसंख्या के आधार पर समायोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए इसको ऐसे देख सकते हैं कि आपके शहर में अगर कोई इलाका पहले विधानसभा क्षेत्र X में आता था, अब वह जनसंख्या बढ़ने पर परिसीमन के बाद विधानसभा क्षेत्र Y में शामिल कर दिया गया। दूसरा तरीका होता है सीट रिडिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात सीटों का पुनर्वितरण का तरीका। यह परिसीमन का सबसे ज़्यादा विवादास्पद हिस्सा है, जिसमें राज्यों के बीच लोकसभा की सीटों की संख्या में बदलाव होता है। मतलब अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मान लीजिए कि बढ़ गई है तो उसकी सीटों की संख्या भी बढ़ जाएगी, जबकि तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों की सीटों की संख्या घट सकती है क्योंकि उनकी जनसंख्या कम हो गई है। इसको आसान उदाहरण से समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्कूल में अलग अलग क्लासेस होती है। क्लास में अगर बच्चे बढ़ जाते हैं तो स्कूल प्रशासन क्या करता है, क्लास की सीमा को दोबारा तय करता है कि कौन सा बच्चा किस क्लासरूम में बैठेगा। परिसीमन भी ठीक इसी तरह से काम करता है, लेकिन यहाँ पर क्लास नहीं होती है बल्कि चुनावी क्षेत्र होते हैं। परिसीमन को भारतीय संविधान में शामिल करने के पीछे हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में एक बेसिक कंसेप्ट था। उस कंसेप्ट को हम जानते हैं जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के रूप में। जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत संविधान का एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत बात करता है एक व्यक्ति की, एक वोट की और एक मूल्य की। इसके अनुसार प्रत्येक सांसद लगभग समान संख्या में नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि इस संख्या में अंतर होगा तो मतदाता की ताकत में भी असंतुलन पैदा हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में एक सांसद लगभग 32 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि केरल में यह संख्या लगभग 18 लाख के नज़दीक है। इस कारण से अगर हम देखें तो केरल के मतदाता की पावर उत्तर प्रदेश के मतदाता की पावर से लगभग 2 गुनी है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर कि परिसीमन को लेकर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है, परिसीमन आखिरकार क्यों इतना विवादास्पद है। तो परिसीमन के विरोध करने वाले लोग परिसीमन के विरोध में कुछ तर्क रखते हैं। सबसे पहला तर्क रखते हैं कि भारत में एक तरह का सांस्कृतिक विभाजन है, जिसमें हिंदी भाषी राज्यों को गैर हिंदी भाषी राज्यों से अलग रखा जाता है। दूसरा ये तर्क देते हैं आर्थिक आधार पर, जिसके तहत दक्षिण पश्चिम भारत के राज्य ज़्यादा समृद्ध है और उत्तर और पूर्वी भारत के राज्य गरीब है, जिससे एक आर्थिक असमानता की लकीर खड़ी हो जाती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तर्क ये रखते हैं राजनीतिक विभाजन के आधार पर, जिसके तहत ये मानते हैं कि उत्तर भारतीय राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत प्रभाव है, जबकि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी सीमित है या फिर संघर्ष कर रही है। और इसके आधार पर ये उत्तर बनाम दक्षिण की चर्चा को खड़ी कर देते हैं, जिसके तहत उत्तर भारत के राज्य
जिनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो उन्हें परिसीमन से ज़्यादा राजनीतिक फायदा हो सकता है। और इस आधार पर परिसीमन का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों के पास कुछ और तर्क भी है, जैसा कि परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या 11 बढ़ सकती है, बिहार में 10 सीटें बढ़ सकती है, राजस्थान में 6 सीटें बढ़ सकती है, वहीं मध्य प्रदेश में 4 सीटें बढ़ने का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों की बात करें जहां पर जनसंख्या कम हुई है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को अच्छी तरीके से लागू किया था, वहां पर तमिलनाडु में 8 सीटें कम हो सकती है, केरला में 8 सीटें कम हो सकती है, तेलंगाना में 8 सीटें कम हो सकती है, उड़ीसा में 3 सीटें कम होने का अनुमान जताया जा रहा है। और इस आधार पर परिसीमन का विरोध करने वाले लोग एक तरह से राष्ट्रीय एकता के लिए परिसीमन को खतरा बता रहे हैं और उनका यह मानना है कि परिसीमन को इस आधार पर अगर लागू किया गया तो उत्तर बनाम दक्षिण की एक लड़ाई देश में छिड़ सकती है। अब अगर इन विवादों के समाधान की बात करें तो समाधान के लिए आपको इंडियन एक्सप्रेस में छपे योगेंद्र यादव जी के इस आर्टिकल को पढ़ना चाहिए, जिसमें वो कहते हैं कि देश में दो तरह की चर्चा है, अब रोक देना चाहिए। जिसमें एक चर्चा है कि जनसंख्या ज़्यादा है तो हमें सीटें ज़्यादा दो, या हम टैक्स ज़्यादा देते हैं इसलिए हमको ज़्यादा पैसा मिले। अगर इन चर्चाओं को रोक दिया तो इससे भारतीय संघ की एकता और मजबूत होगी। इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में योगेंद्र यादव जी ये भी कहते हैं कि परिसीमन वह आखिरी चीज़ होना चाहिए जिसकी भारतीय संघ को ज़रूरत है। क्या आप भी इससे सहमत हैं? आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? क्या परिसीमन लागू होना चाहिए या स्थायी तौर पर इसे रोक देना चाहिए? कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइए। मेरे इसी वीडियो के कमेंट में आप अपनी राय रखिए और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसी तरह के अन्य टॉपिक्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।